क्या हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे? इतिहास। इतिहास कितने शब्दों से मिलकर बना है मालूम है? 3 शब्द। कौन कौन शब्द है? जोड़ हास। इसका क्या मतलब हुआ? इति जोड़ हा जोड़ आस। इसका मतलब है कि ऐसा निश्चित रूप से हुआ है। क्या हुआ है? ऐसा निश्चित रूप से हुआ है। कब हुआ है? भविष्य में, पहले हो चुका है, ठीक है। और इतिहास का दूसरा एक प्रचलित कहावत है, इति मतलब बीती और हास मतलब कहानी, यानी कि बीती हुई कहानी। समझा? इतिहास में हम लोग क्या पढ़ते हैं? बीती हुई कहानी को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बीती हुई कहानी को पढ़ते हैं। तो हमारा क्लास 6 में जो है पहला अध्याय क्या है? कब, कहाँ और कैसे। ठीक है? कब, कहाँ और कैसे। सबसे पहले देखो, यहाँ पे एक लड़की है, तुम ही लोग के जैसा, तुम्हारी इतनी बड़ी, ठीक है? तुम ही लोग के जैसे एकदम प्यारी सी। क्या नाम है उसका? फूलमणि। फूलमणि नाम की एक लड़की है, तुम्हारे उम्र का, अपने घर के पास से गुजरती रेलगाड़ी को देख रही थी। अचानक उसके मन में सवाल उभरा, जब रेलगाड़ी नहीं थी तब लोग कैसे सफर करते होंगे। वह सोचने लगी कि इतनी पुरानी बात को कोई कैसे जान सकता है। मतलब कि तुम्हारी इतनी बड़ी लड़की है, उसके घर के पास से क्या जा रहा था? रेलगाड़ी। रेलगाड़ी को देख करके उसको लगा कि आज रेलगाड़ी रोड पे थी, लाइन पे चल रहा है, तो लोग इतना लोग सफर कर रहे हैं। पहले जब रेलगाड़ी नहीं होगा तो लोग कैसे आना जाना करते होंगे? तुम लोगों के मन में कभी ऐसा सवाल आता है? जो चीज अभी तुम्हारे सुख सुविधा के लिए तुम्हारे सामने रहता है, कभी ऐसा सवाल आता है कि ये चीज जब नहीं रहता होगा तो हमारे पूर्वज लोग किस प्रकार से उसमें अपना जीवन यापन करते होंगे? आता है? जैसे क्या ध्यान में आया? तभी तुम लोग का ध्यान में आया क्या है? बोलो। कपड़ा है ना? जैसा कपड़ा चाहिए वो फटाफट बाजार में मिल जाता है, लेकिन हमारे पूर्वज लोग किस प्रकार के कपड़ा पहनते जब पता नहीं है ना? है? ठीक है, चलो अच्छी बात है। जब तक तुम्हारे मन में कुछ सवाल नहीं आएगा तब तक तुम लोग को उसका जवाब नहीं मिल पाएगा। सवाल आएगा तो सवाल ढूंढने का प्रयास करेंगे, और इतिहास क्या करता है? पुराने सवाल को ढूंढ ढूंढ करके खड़ा करता है। चलो देखते हैं आगे। हाँ, ये तो फूलमणि का जिज्ञासा था, उसके मन में जिज्ञासा आई कि रेलगाड़ी को देख करके कि पहले लोग कैसे सफर करते थे। अब आते हैं आगे अध्याय में। आज दुनिया ने खूब तरक्की कर ली है। दुनिया क्या किया है? खूब तरक्की कर लिया है। खूबसूरत सड़कें, ऊंची इमारतें आधुनिक समाज की प्रगति का मानक बन गए हैं। सड़क, कभी लोग पगडंडी में चलते थे, ठीक है, फिर बाद में कच्चा सड़क बना, कच्चा सड़क से पक्का सड़क बना, पक्का सड़क से हाईवे बना, हाईवे से अब एक्सप्रेसवे बन गया। मतलब सड़कों पे इतना तरक्की कर लिया है इंसान। ऊंची ऊंची मीनारें, ऊंची ऊंची इमारतें हैं। शहर में जाएगा तो 25 तला 30 तला बिल्डिंग तुमको नजर आता है। और समाज जो है सो आधुनिक बन गया है। ये सब क्या है? आधुनिक समाज का एक मानक बन गया है। यह विकास रातों रात नहीं हुआ है। ये जो विकास है ये रातों रात नहीं हुआ है। इंसानों ने बैलगाड़ी से हवाई जहाज तक का विकास यात्रा भी एक दिन में पूरी नहीं की है। मनुष्य क्या किया है? पहले क्या चलता था? पहले तो पैदल चलता था, फिर किसी प्रकार से उसने क्या ढूंढा? बैलगाड़ी, है ना? चक्का का आविष्कार किया तो फिर बैलगाड़ी शुरू किया। बैलगाड़ी के बाद फिर आज ये स्थिति आ गया कि अगर हमको मुंबई जाना है तो मुश्किल से मुश्किल 3 घंटा 4 घंटे में हम लोग मुंबई पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंचेंगे? हवाई जहाज में बैठेंगे, सूरत से उड़ के पहुंच जाएंगे, ठीक है? मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, कहीं भी जाना। जो मतलब दिन में सफर लगता था वो अब घंटों में सफर हो जाता है। एक दिन की घटना की जानकारी के लिए हम समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन का सहारा लेते हैं। अगर हमको आज का न्यूज चाहिए कुछ तो क्या करेंगे? फटाक से टीवी खोलेंगे, समाचार देखेंगे या पेपर पढ़ेंगे, एक दिन का न्यूज हमको मिल जाएगा। लेकिन बहुत वर्ष पहले क्या हुआ यह कैसे जान सकते हैं? इसको जानने के लिए हमको इतिहास पढ़ना चाहिए। बहुत साल पहले क्या हुआ था
इसको जानना है, अगर हमको जानने की इच्छा है तो क्या करना होगा? इतिहास पढ़ना होगा। ठीक है, अगर आज की घटना को जानना होगा क्या करेंगे? पेपर पढ़ेंगे या फिर टीवी खोल करके न्यूज सुन लेंगे या रेडियो में समाचार सुन लेंगे। अब आ जाओ, अतीत की कहानी है इतिहास। क्या बोलता है? अतीत की कहानी है इतिहास। अतीत की कहानी है इतिहास। बीते दिनों के मानवों की कहानी को इतिहास कहते हैं। जो दिन बीत गया है, जो दिन बीत गया है, उसका जो कहानी होता है उसी को इतिहास कहते हैं। वर्तमान को समझने के लिए इतिहास का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अगर हमको आज के वर्तमान को जानना है, समझना है, अपना बेहतर जीवन बनाना है, उसके लिए हमको इतिहास से कुछ सीख लेना पड़ेगा। इतिहास से कुछ सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तो हम अपना वर्तमान को बेहतर बना सकते हैं। हमारे पूर्वज का जीवन कैसा था, उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता था, उसका हल वे कैसे निकालते थे। हमारे जो पूर्वज थे उन लोगों का जीवन किस प्रकार था? कभी ऐसा दिमाग में आया कि मेरा दादा किस प्रकार रहते थे या परदादा किस प्रकार रहते थे, उनका जीवन कैसा था? और अगर उनके पास कोई समस्या आती थी, कोई परेशानी आती थी, तो उसका हल किस प्रकार निकालते थे? अतीत में लोग कहाँ रहते थे, वो लोग क्या खाते थे? अतीत में लोग, पुराने जमाने में लोग कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनावा, उनका पहनावा कैसा था? हम जो आज कपड़ा पहन रहे, फैशनेबल कपड़ा पहन रहे, उस समय उन लोगों का पहनावा किस प्रकार का था? क्या पहनते थे? पत्ती पहनते थे। मतलब इतना समझ रहा है, पत्ती पहनता था तो मतलब उनका परेशानी तो समझ में आ रहा है। अब पत्ती पहन के कोई जाड़ा के दिन में कैसे रह सकता है? खाद पहन। उनके घर की बनावट कैसी थी? आज तो हम लोग जिस घर में रहते हैं, उस समय शासक के अतिरिक्त व्यापारी, कारीगर, किसान, पुरोहित, मजदूर सभी समाज के महत्वपूर्ण अंग होते थे। प्राचीन काल में, पुराने समय में शासक तो होता था, उसके अलावा व्यापारी होता था, कारीगर होता था, किसान होता था, पुरोहित होता था, मजदूर होता था। ये सभी कोई क्या होता था? समाज का एक महत्वपूर्ण अंग हुआ करता था। एक महत्वपूर्ण, सबसे प्राचीन काल में जाएंगे तो गुफाओं में रहते थे, उसके बाद समाज का निर्माण हुआ, धीरे 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 करके मानव जो है सो क्रमिक विकास करके आज यहाँ तक पहुँच रहा है। तो बीच में एक ऐसा समाज आया, ऐसा समय आया जिसमें समाज का निर्माण हुआ। क्लियर? उनके विषय में जाने बिना हम उस समाज को सही ढंग से नहीं समझ सकते। उस समय के समाज को जब तक हम समझेंगे नहीं, वहाँ के विषय को जानेंगे नहीं, तब तक हम उस समाज को सही ढंग से समझ नहीं सकते। इसलिए इतिहास में अब समाज के केवल उच्च वर्गों का नहीं बल्कि निचले स्तर के लोगों के कार्यों और रुचियों को भी जानने का प्रयास किया जाता है। पहले क्या होता था इतिहास में पहले क्या होता था कि उच्च वर्ग के लोगों का अध्ययन किया जाता था और उसके बारे में इतिहास लिख दिया जाता था। लेकिन बाद के इतिहासकारों ने जाना कि अगर हम तत्कालीन समाज के बारे में अगर जानने का प्रयास करते जानते हैं, तो उसको जानने के लिए जब तक हम निचले स्तर तक नहीं जाएंगे, ग्रामीण स्तर का या फिर सबसे निचले तक का जीवन शैली को नहीं जानेंगे, तब तक हम सही इतिहास की जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। वास्तव में पहले इतिहास में ज्यादातर तारीखों, घटनाओं, विशेषकर राजनीतिक घटनाओं की भरमार रहती थी। पहले वास्तव में क्या होता था, जब हम इतिहास निकालते थे तो उसमें क्या क्या हुआ उसका तारीख बताया जाता था, क्या घटना हुआ वो बताया जाता था। और खास तौर से राजनीतिक घटना का मतलब राजा महाराजा लोग किस प्रकार अपना शासन चलाते थे, उन सब के बारे में ज्यादातर बताया जाता था। अब इतिहास में जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इतिहास के जानकार को इतिहासकार कहा जाता है। अब क्या किया जाता है, इतिहास के विभिन्न पहलू, अलग अलग पहलुओं को पहले अध्ययन किया जाता है, उसके बाद फिर जो सो अलग अलग मतलब सभी प्रकार के पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। और जो इतिहास का जानकार होता है, उसको क्या बोला जाता है? इतिहासकार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इतिहासकार। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा एक छोटा सा कॉलम दिया है, अब तुमको बोल रहा सोचने के लिए। जरा सोचो तुम लोग, यदि आप हजारों साल पहले गुफा में जिंदगी गुजारते हैं तो आपके पास खाने के लिए क्या साधन होते हैं?
यह जीवन कष्टकारी होता है या आनंदमय होता है? जरा कल्पना करो तो तुम लोग अपने दिमाग से सोचो, 1000 साल पहले चले जाओ और घुस जाएगा गुफा में। गुफा में घुस गई, अब याद करो तुम लोग क्या खा रही है? कच्चा मांस खा रही है। कैसा मजा आ रहा है खाने में? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है खाने में? नहीं मजा आ रहा है? चलो आ जाओ बाहर, 2025 में आ जाओ। ठीक है, तो क्या था उस समय का जीवन? कैसा था? बहुत ही कष्टकारी था, बहुत ही ज्यादा कष्टकारी था। आनंद में तो बिल्कुल भी नहीं था। अभी जब हम लोग इतना आनंद में जीवन गुजारते हैं फिर भी बोलते हैं बहुत कष्ट है जीवन में, है? तो उस समय जो लोग थे उनका जीवन किस प्रकार का था? यानी कि हम लोग तो बहुत अच्छे जगह पे हैं, अच्छे पोजीशन में हैं, बहुत बेहतर जीवन गुजार रहे हैं। यही ना हुआ इसका मतलब? चलो आगे आ जाओ। क्यों आवश्यक है इतिहास का ज्ञान? इतिहास का ज्ञान क्यों आवश्यक है? धरती पर मानव जीवन का अस्तित्व कई लाख वर्ष से है। इस पृथ्वी पर, इस धरती पर मानव का जीवन आज से नहीं है, कई लाख वर्षों से है। मतलब 1000-2000 नहीं, लाख वर्ष से है। हम अपने वर्तमान का अध्ययन अतीत के ज्ञान के बिना नहीं कर सकते हैं, और अपना वर्तमान का जो है, जब तक अपने अतीत को नहीं जानेंगे तब तक अपने वर्तमान को भी बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए अतीत को जानना जरूरी होता है। इतिहास से सीख लेकर हम अपने वर्तमान को बेहतर कर सकते हैं। इतिहास में हमने जो गलतियां की या इतिहास में जिस प्रकार से हमने अपना जीवन गुजारा है, उससे सीख लेकर के, उससे कुछ सीख करके, समझ करके, जान करके अभी वर्तमान को हम अपना बेहतर बना सकते हैं। अतः इतिहास अतीत को समझने का प्रयास है। इसलिए इतिहास क्या है? अतीत को समझने का प्रयास है। पुराना जो समय गुजर गया है, जो पार हो गया, उसको समझने का प्रयास है। इतिहास में हम न सिर्फ अपने देश के बारे में पढ़ते हैं बल्कि दुनिया के अन्य देशों के बारे में भी पढ़ते हैं। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में क्या होता है कि सिर्फ हम अपने देश के बारे में नहीं पढ़ते हैं बल्कि दुनिया के अन्य देशों के बारे में भी पढ़ते हैं और उनकी संस्कृति से परिचय होते हैं। हम तो अपनी संस्कृति को जानते हैं, हमको तो अपनी संस्कृति के बारे में पता है, लेकिन जब हम इतिहास में दुनिया के अन्य देशों के बारे में पढ़ेंगे तो उनकी संस्कृति कैसी थी इसको समझेंगे और फिर एक तुलना करेंगे। ये जो कार्य कर रहा है, इस कार्य को करने में ये जिस तरह कर रहा है और हम जो कर रहे हैं, दोनों में कौन बेहतर है? दोनों में कौन बेहतर है? उसके अनुसार से फिर जो सो हम उसमें कुछ सुधार कर सकते हैं, और अगर हमारा बेहतर है तो सामने जो देश हमारा देख रहा है वो सुधार उसमें कर सकता है। यानी कि यहाँ पे संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। अब आ जाओ, लोग कहाँ रहते थे? प्राचीन काल में लोग कहाँ रहते थे? प्रकृति ने भारत को एक विशिष्ट भौगोलिक स्वरूप प्रदान किया है। प्रकृति क्या किया? भारत को एक विशिष्ट भौगोलिक रूप प्रदान किया है। उत्तर में हिमालय पर्वत एक ऊंची दीवार के समान इसकी रक्षा करती है। उत्तर में भारत का मानचित्र को अगर हम बनाते हैं, ये भारत का मानचित्र हम बना लिए, ठीक है ना? अब इसका उत्तर में जब जाएंगे, उत्तरी भाग में क्या है? हिमालय है। क्या है? हिमालय पर्वत है, जो क्या करता है? एक ऊंची दीवार की तरह खड़ा है और हमारा क्या करता है? रक्षा करता है। उत्तर में हिमालय हमारा रक्षा करता है। इसके पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में विशाल सागर है। इसके पूर्वी भाग में आएंगे, पूर्व में आएंगे तो क्या है? बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी है। पश्चिम में क्या है? अरब सागर है। और दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है। यानी कि हमारा देश का रक्षा जो है, एक तरफ से हिमालय करता है और 3 तरफ से समुद्र करता है। विशाल का समुद्र करता है। भारत में लाखों वर्ष पहले से लोग नर्मदा नदी के तट पर रहे हैं। आज से नहीं, लाखों वर्ष पहले से भारत में लोग नर्मदा नदी के तट पर रहे हैं। यहाँ तुमको बोल रहा है कि मानचित्र 1 में नर्मदा नदी का पता लगाइए। तुम्हारे किताब में दिया है नर्मदा नदी खोजना है तुमको कहाँ पे है, तो नर्मदा नदी को अगर हम लोग अपने मानचित्र में खोजेंगे तो कहाँ मिलेगा? ये लगभग यहाँ मध्य में इस जगह पर बहता हुआ नर्मदा नदी हम लोगों को मिलेगा, है ना? नर्मदा नदी वहाँ पे बहता मिलेगा, जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व। अब देखो यहाँ नर्मदा नदी का जिक्र यहाँ क्यों कर रहा है?
नर्मदा नदी का जिक्र यहाँ क्यों कर रहा है? सबसे पहले तो वहाँ लाखों वर्ष पहले से लोग वहाँ पे रह रहे हैं। कहाँ पे? नर्मदा नदी के किनारे में। और उसके बाद वहाँ दूसरा क्या खास बात है कि आज से लगभग 8000 वर्ष पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों का उपजाना प्रारंभ किया गया था। गेहूं और जौ जैसा फसल का उपजाना प्रारंभ किया गया कहाँ से? नर्मदा नदी के किनारे से, है ना। कौन कौन सा फसल उपजाना शुरू किया गया था? गेहूं और जौ का। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। कहाँ से किया? नर्मदा नदी के तट से। क्या किया? गाय, जितना पालतू पशुओं को आजकल पालते हैं, गाय, बैल, भैंस, बकरी, ये सब वहां से पालना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। ये लोग कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे। तो गारो पर्वत को कहाँ मिलेगा? यहाँ पे गारो पर्वत मिलेगा, ठीक है। और विंध्य पर्वत कहाँ मिलेगा? विंध्य पर्वत यहाँ मध्य में मिलेगा। समझ गया? विंध्य पर्वत मध्य में। ये कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ कृषि का विकास हुआ। ये सब क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र उत्तर पूर्व का जो गारो क्षेत्र हो गया पहाड़ी, और ये जो विंध्य पर्वत क्षेत्र हो गया, ये सब जगह पे क्या हुआ? कृषि का विकास हुआ है। क्या हुआ? कृषि का विकास हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया, और इन्हीं क्षेत्रों पे सबसे पहले चावल उगाया गया। मानचित्र 1 में गंगा तथा सोन नदी की तलाश कीजिए। इसी तुम्हारे बुक में जो है एक मानचित्र दिया गया है। मानचित्र, हाँ, तुम्हारे सामने जो किताब है उसमें बोलता है कि गंगा और सोन नदी का तलाश करो। गंगा नदी कहाँ पे तुमको दिख रहा है? गंगा नदी ये तुम्हारा इस क्षेत्र से लेकर के, यहाँ से लेकर के ये इस क्षेत्र तक तुमको गंगा नदी का क्षेत्र नजर आ रहा है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। और सोन नदी कहाँ पे दिख रहा है? सोन नदी यही गंगा नदी के पास थोड़ा सा नीचे में इस प्रकार से सोन नदी बहता हुआ दिखाई दे रहा है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। गंगा का जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में गंगा बह रहा है, ये जो क्षेत्र होता है बीच में जहाँ गंगा बहता है, ठीक है ना, इसके दक्षिण वाला जो क्षेत्र है, इसके नीचे वाला जो क्षेत्र है, दक्षिण का जो नीचे वाला क्षेत्र है, इसको प्राचीन काल में मगध बोला जाता था। क्या बोला जाता था? मगध बोला जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। मगध का जो शासक था वो बहुत शक्तिशाली था, ताकतवर था। उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना की। किसने विशाल राज्य की स्थापना की? किसने विशाल राज्य की स्थापना की? मगध के शासकों ने। मगध के शासकों ने क्या किया? एक विशाल राज्य का स्थापना किया। लोगों ने हमेशा उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्राएं की। और लोगों ने क्या किया? एक उपमहाद्वीप से दूसरा महाद्वीप का एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमेशा यात्रा की। अभी भी लोग करता है ना? अभी भी लोग करता है। और ये यात्रा जो है आज से नहीं, प्राचीन काल से ही लोग करते रहे। एक जगह के व्यक्ति दूसरे जगह जाते हैं, दूसरे जगह के व्यक्ति तीसरे जगह जाते हैं। यही बस अंतर इतना है कि अभी किसी को कहीं जाना है तो उसके लिए दुनिया भर के साधन आने जाने के समय बहुत कम लगता है, और तब साधन बहुत सीमित थे। क्या था? साधन बहुत सीमित था। या तो पैदल जाता था, या बैलगाड़ी से जाता था, या फिर बाद में जब धीरे धीरे घोड़ा गाड़ी वगैरह से जाना शुरू किया। ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों और समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी थी। ऊंचा पर्वत, हिमालय में तो ऊंचा से ऊंचा पर्वत है, और बहुत सारी पहाड़ी भी है। कहीं रेगिस्तान है तो कहीं नदी है, बड़ी बड़ी नदियां हैं, और समुद्र के कारण यात्रा काफी जोखिम भरा हुआ था। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था। पहाड़ी दर्रे भी संपर्क के रास्ते थे। पहाड़ी दर्रा मतलब पहाड़ी के बीच में कुछ ऐसा जगह बन जाता था, ठीक है, गुफा जैसा, जो यहाँ से वहां तक पार होता था। उसमें से लोग एक देश से दूसरे देश आना जाना करते थे, ठीक है। और ये आना जाना जो है सदियों से चलता रहा है। लोग काम की तलाश में भी कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी काम के लिए, या फिर कभी कुछ प्राकृतिक आपदा आ गया, बाढ़ आ गया या अकाल पड़ गया। इस स्थिति में भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे अपने आप को बचाने के लिए, अपना भोजन का तलाश में। सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से यात्रा करती थी। और जो सेना होता था वो क्या करता था? विजय प्राप्त करने के लिए। इसका ये इलाका है, अब उसको जब और दूसरा इलाका जीतना है, दूसरा एरिया को जीतना है, तो उसको जीतने के लिए क्या करता है? सेना जाता था युद्ध करने के लिए, और अपना उस क्षेत्र को जीत करके आता है।
वहीं व्यापारी काफिले में और कभी कभी जहाजों से यात्रा करते थे। वहीं पे व्यापारी क्या करता था, काफिला में बहुत सारा लोग एक साथ में जा रहा है, बैलगाड़ी जा रहा है, कभी देखता होगा पुराना फिल्म कभी देखा होगा, तो बैलगाड़ी से अगर लाइन से लगा हुआ है ना, और ढेर सारा आदमी जा रहा है, तो क्या था, व्यापारी था, लोग व्यापार करते थे। और कभी कभी जहाज से भी यात्रा करते थे, पानी वाला जहाज से यात्रा करते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तक जाया करते थे। और जो धार्मिक गुरु होता था वो लोग क्या करते थे, एक गांव से दूसरे गांव शिक्षा और सलाह देने के लिए जाया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। और ये यात्राएं हुई एक गांव से दूसरे गांव, एक देश से दूसरे देश, तो इससे क्या हुआ, एक दूसरे के विचारों को समझने का मौका मिला। ठीक है, तो यहाँ तक तुमको समझ में आ गया है? यहाँ तक समझ में आया लोग कहाँ रहते थे। अब आगे कल का डेट में हम लोग जानेंगे देश का नाम। ठीक है, देश का नाम जानेंगे अगले दिन। आज का कहानी यहीं तक समाप्त करते हैं। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद।